क्योंकि हम पावर में नहीं थे एमसीडी में, तो हम एक तरह से बेबस थे वो। अब हम पावर में हैं, अब वो चैलेंजेस को हम पूरा कर रहे हैं। अभी हमने आज ही हमें बताऊंगी कि एक वादा हमने जो अपने चुनावी दौरान किया था, एक वादा आज हमने पूरा किया। कूड़ा खत्ता जो एक मेन एंट्रेंस में बुद्धिनगर की थी, जनता की बहुत मांग थी, 15 वर्षों से जनता त्रस्त थी, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल था, तो एक वादा आज वो पूरा हुआ है, वो खत्ता बंद हुआ है। महिला सशक्तिकरण, महिला तो वैसे ही इतनी मजबूत है, हर क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाई रही है। अब आप मुझसे ही ले लो, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और एक तरह से क्षेत्र में सेवा भी दे रही हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं राजनीति.com। 2015 के बाद से दिल्ली के अंदर राजनीति की सूरत पूरी तरह से बदल गई और 2023 में दिल्ली के अंदर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। राजनीति.com में आज हमारी मेहमान है इंद्रपुरी वार्ड से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद ज्योति गौतम जी, जो कि तमाम मुद्दों पर हमसे बात करेंगी। ज्योति जी, मुझे बताएं कि कैसा रहा अब तक का आपका राजनीति सफर, किस तरीके से आप राजनीति में आप आई हैं, किस तरीके से आपका एजुकेशन रहा, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले नमस्कार। राजनीति में आने का तो हमारा ऐसा कोई विचार नहीं था, ये तो एक आंधी थी जो अन्ना आंदोलन के दौरान आई थी और उस दौरान हम सक्रिय हुए। मैं और मेरे हस्बैंड हम ऐसे ही समर्थन के लिए चले जाते थे रामलीला मैदान, और मतलब हम भी चाहते थे कि देश में एक भ्रष्ट राजनीति का बदलाव हो और एक काम करने वाली सरकार आए जो लोगों के दुखों को समझे। तो इस तरह बस हम जुड़ते चले गए और आज एक मतलब बादनोस आंदोलन के बाद एक पार्टी का रूप आया, उस रूप में हम भी एक हिस्सा बन गए। दिल्ली से ही पढ़ाई आपकी हुई है और पॉलिटिकल साइंस मैंने सुना आपने पढ़ाई? मैंने एजुकेशन जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए किया हुआ है और प्लस मैंने एनटीटी नर्सरी। वैसे तो मेरा विचार एक टीचर बनने का था, लेकिन वही है जो किस्मत को मंजूर हुई है, तो आज हम यहाँ पर हैं और अच्छा सफ़र चल रहा है, लोगों के काम कर रहे हैं। मन में एक तसल्ली है कि हम एक अच्छी जगह आए हैं, जहाँ जो सोच कर आए थे अभी तक तो वो ठीक चल रहा है। अभी रिसेंटली आप निगम का चुनाव जीते हैं, क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने चुनाव के दौरान और चुनाव जीतने के दौरान बाद? अब क्या आपके सामने चैलेंजेस हैं? देखिए, मैंने 2017 में भी इलेक्शन फाइट किया था। अनफॉर्चुनेटली कुछ वोटों से मैं रह गई थी सेकंड, लेकिन मेरा एम यही था कि मैं अपने क्षेत्र को बहुत सुंदर करूं। बहुत चैलेंजेस है मेरे एरिया में, क्लस्टर एरिया आता है, लोगों को मतलब आप जो जीवन देना चाहते हो वो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने सोचा नहीं था, वो एक आम आदमी पार्टी ने सोचा जिसका हम हिस्सा हैं आज। तो 2017 से हम वो चैलेंजेस फेसेस करते आ रहे थे, क्योंकि हम पावर में नहीं थे एमसीडी में, तो हम एक तरह से बेबस थे वो। अब हम पावर में हैं, अब वो चैलेंजेस को हम पूरा कर रहे हैं। अभी हमने आज ही बताऊंगी कि एक वादा हमने जो अपने चुनावी दौरान किया था, एक वादा आज हमने पूरा किया। कूड़ा खत्ता जो एक मेन एंट्रेंस में बुद्धिनगर की थी, जनता की बहुत मांग थी, 15 वर्षों से जनता त्रस्त थी, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल था, तो एक वादा आज वो पूरा हुआ है, वो खत्ता बंद हुआ है। तो ऐसे ही हमारे चैलेंजेस धीरे धीरे हम अपने क्षेत्र के मतलब कंप्लीट करते जा रहे हैं और बहुत एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने जो कहा वो हम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आगे भी करेंगे जी। अच्छा, एमसीडी के अंदर कुछ एक ऐसे कार्य आते हैं जिस पर आमतौर पे फोकस नहीं किया जाता, जैसे हम छोटे पार्कों की बात करें जिनमें हाई मास्क लाइट लगी होती हैं, इसके अलावा जो गलियों की सड़कें होती हैं और साथ ही साथ जो एमसीडी स्कूल्स होते हैं या एमसीडी के छोटे छोटे जो अस्पताल होते हैं, इनको लेकर के आपका क्या फोकस है? मेन प्रायोरिटी में हमारे ये पार्क्स हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए। अब आप आज के माहौल में देखो, क्लस्टर में आपको जगह नहीं मिलेगी, बच्चे खेलने जाएंगे कहाँ? आज हम उन पार्कों पे काम कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। अभी कुछ पार्कों में हमने झूले और जिम का प्रोवाइड कराए हैं और काम चल रहे हैं, और ऐसे ही हम एमसीडी स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं, जिन स्कूलों की हालत आप सोच सकते हो इस टाइम पे जब लोग इतना मतलब 3D का जमाना है, इतना 5G नेट चल रहा है, और आज भी एक स्कूल हमारे क्षेत्र में टिन में चल रहा है, टिन की शेड में, जहाँ पंखे की हवा मतलब बच्चों को नसीब नहीं हो रही। तो इस तरह की सबसे पहले ये जो बीमारियां हैं ये खत्म करने का हमारा सबसे पहले है कि हम यहाँ से ये चीजें खत्म करें, वो चीजें प्रोवाइड करें जिनके हकदार हैं यहाँ के। अच्छा, पहले कुछ समय पहले की बात करें या फिर उससे पहले की भी बात करें तो दिल्ली में सरकार
कांग्रेस की होती थी तो एमसीडी में बीजेपी होती थी, जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो एमसीडी में बीजेपी थी, अब दोनों में आप आम आदमी पार्टी आ चुकी है। क्या लगता है कितना फायदा आपको मिलेगा या फिर काम करने में कितनी आसानी रहेगी? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन होने से बहुत फायदा है, क्योंकि इसमें पब्लिक को सफर नहीं करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि पहले क्या होता था, ऑपोजिट पार्टियां होती थी तो पब्लिक सफर करती थी, अब वो चीज खत्म हो गई है। आप ये सोचो, जो काम सालों में महीनों में होने के लिए अब आप वो जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये करेंगे या वो करेंगे, तो वो एक मैटर खत्म हो गया है। तो ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि जहाँ मतलब विधायक वहाँ पार्षद हैं तो काम का जो फ्लो है वो रुकेगा नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज हुई है। अच्छा, एक बात अक्सर कही जाती थी कि चुनाव लड़ने से पहले जो नेता होता है वो इजीली एक्सेसिबल होता है, या फिर कहीं चुनावों तक, चुनाव जीतने के बाद नेता जो है वो आपका रहता नहीं है, वो काफी दूर चले जाता है आपसे, उसको एक्सेस कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब आप नेता बन चुकी हैं, निगम पार्षद बन चुकी हैं, जनता आपसे कितनी ज्यादा रूबरू होती है, कितने आप मिलते हैं जनता से? नहीं, बिल्कुल मेरा देखो पहले भी वैसे ही था। मैंने एज ए कार्यकर्ता इस पार्टी में काम किया है, निगम पार्षद तो मैं अब बनी हूँ, तो जैसे मैं पहले थी आज भी आप जब मर्जी मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस भी है, मैं 10 से 12 बजे, 12:30, 1 जब मतलब मुझे जितना टाइम मिलता है मैं बैठती हूँ कंटिन्यूसली। एक हेल्पलाइन नंबर भी है हमारा, उसमें भी कांटेक्ट, आप मेरे घर पे भी लोग पहुंच जाते हैं जो मतलब जानते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये एक जो नाम है इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी, ये बिल्कुल वैसी ही है। मतलब जनता की नेता और जनता के बीच में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब मर्जी मिल सकते हैं। फोन भी मेरे 12 बजे रात को भी खटक जाते हैं और हम उनकी सुनते हैं प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि नेता बनने के, वो होता होगा अदर पार्टीज में चलता था, लोगों के दिमाग में एक फिक्स था कि अब नेता बन गए मिलेंगे, लेकिन ये मिथ भी आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया है। कैसी कैसी समस्या आपके पास लोग लेकर के आते हैं? हर तरह की समस्या होती है। मेन जो मैंने बताया, पार्क हो गए, थोड़ा ये अभी जो हमारी गलियां टूटी फूटी पड़ी हैं, ये बेसिक चीजें छोटी मोटी यही है, पेंशन वगैरह, तो ये सब काम तो हमारे चलते रहते हैं। और एक बड़ा काम है जो हम अपने क्षेत्र को सौंदर्यीकरण में लाना चाहते हैं, वो एक मेन एम है, तो हम वो पूरा करना चाहेंगे। क्योंकि जनता ने कभी अच्छे जीवन, जैसे क्लस्टर एरिया में होता है ना, इग्नोर कर देते हैं। पॉश एरिया का क्या होता है, वहाँ RW होती है, वो अपने काम करा लेती है, लेकिन जो क्लस्टर एरिया में ऐसा नहीं होता, वो यहाँ से वहाँ भागते हैं। तो पहले हम ऐसे चीज़ों को ख़त्म करेंगे कि मतलब लोग आए तो उनका काम उस प्रायोरिटी पे हो। अभी मैं आपके ऑफिस में आया था तो वहाँ पर बुक बैंक लिखा हुआ था और ये लिखा था कि बुक्स यहाँ पर दे जाएं अगर किसी के काम की नहीं है तो, वो किस तरीके से आप करते हैं? ये ऐसा है कि हमने एक बुक बैंक ऐसा बनाया है कि जो बच्चे यूज कर लेते हैं अपनी बुक्स, तो वो वेस्ट ऑफ ना हो, वो हम अपने ऑफिस में रखवा लेते हैं। और जो जैसे नीडी कोई भी आते हैं पेरेंट्स, तो हम उनको वो बुक्स अवेलेबल करा देते हैं। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस बच्चा पढ़ना चाहिए, एक मेन एम है। किसी भी क्लास की बुक्स? हाँ जी, हाँ जी, वो हम डोनेट, जैसे लोग पेरेंट्स कर देते हैं तो वो डोनेट बुक्स हम रखते हैं अपने पास, फिर उनको हम नीडी पेरेंट्स को दे देते हैं। अच्छा, एक बेसिक चीज हम समस्या देखते हैं लगभग दिल्ली के हर इलाके में, क्योंकि जितने भी पॉश इलाके में आप चले जाइए आसपास क्लस्टर जरूर होता है। एक बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, एनक्रोचमेंट की समस्या। एनक्रोचमेंट की समस्या से किस तरीके से आप निपटने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, एनक्रोचमेंट की समस्या तो पूरी दिल्ली में है, चाहे वो पॉश एरिया हो चाहे वो क्लस्टर एरिया है। इसका भी एक प्लान तैयार करा जा रहा है जल्दी कि इंक्रोचमेंट से कुछ तो हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि इंक्रोचमेंट आने वाले टाइम में उनके लिए भी खतरनाक है, क्योंकि जब आप स्पेस ही नहीं छोड़ोगे तो आप अपने एरिया में जाओगे कहाँ। तो इस पे भी काम कर रहे हैं और जल्दी इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। जी। अच्छा, इलाके में मतलब दिल्ली के हर इलाके में अक्सर देखते हैं कि इलीगल बिल्डिंग्स बनती हैं, इलीगल लेंटर डाले जाते हैं या कई फ्लोर की बिल्डिंग बना देते हैं। जब 3-4 फ्लोर अलाउड है दिल्ली में बनाना, लेकिन कई फ्लोर्स की बन जाती हैं। उन तमाम चीज़ों से कैसे आपने, क्योंकि बिल्डर माफिया दिल्ली में काफ़ी एक्टिव है, उससे किस तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, जो पहले की जो पार्टीज में क्या हुआ क्या नहीं उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जो अब हमारे कार्यकाल में ये चीज़ें तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो MCD का प्रोविज़न है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने मतलब भ्रष्ट वैसे ही था, मैं क्यों, तो वो चला होगा, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन अब इस समय तो हमारी MCD में सरकार है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया है। दिल्ली के अंदर अगर MCD की बात करें तो एक कहें कि काफ़ी ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट माना जाता था। लोग जब भी काम कराने के लिए जाते थे वहाँ पर तो पैसा देना पड़ता था। अभी भी ये तमाम समस्याएं लोगों ने फेस की हैं।
इस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए या इसको खत्म करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है जब काबिज हुई थी सत्ता में तो इसी मुद्दे के साथ हुई थी, सबसे मेन मुद्दा यही था। इसको लेकर के कैसे आप लोग निपटेंगे? नहीं, अब भी वही है। हम बिल्कुल जो भी काम होते हैं हम पब्लिक से भी कहते हैं, आप किसी को पैसा नहीं दोगे, इसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं करोगे। अगर कोई आपसे मांगता भी है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करो, हम उन पे कार्रवाई करेंगे। इस पे कंट्रोल तो हम अपने लेवल पे पूरा रख रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बनती हैं तो उसको हम बड़ा बनने नहीं देंगे। एमसीडी को ठीक करने में अभी हमें समय लगेगा, लेकिन सिस्टम में धीरे धीरे सब ले आएंगे, आदत में भी लाएंगे लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों में भी आदत होती जल्दी काम कराने के चक्कर में, वो कहते हैं कि चलो, तो उस चीज़ कंट्रोल किया जाएगा बिल्कुल। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, या आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए कम से कम? देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला तो वैसे ही इतनी मजबूत है, हर क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाई रही है। अब आप मुझसे ही ले लो, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और एक तरह से क्षेत्र में सेवा भी दे रही हूँ। तो मैं तो हर महिला को कहती हूँ अपने आप को कमज़ोर ना करें, हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोग करें। और अपने आप में एक ये बहुत शक्ति है कि महिलाएं इतना सहयोग कर रही हैं हर क्षेत्र में। अब राजनीति में भी देखो, आज हमारी पार्टी में पूरे 50% सीट जो थी महिलाओं को, और हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा जीतकर भी महिलाएं आई। ये सशक्तिकरण ही है कि आज महिलाएं भी राजनीति में इतना मतलब रुचि ले रही है। आज से पहले आप देखो तो महिलाओं की इतनी रुचि नहीं होती थी, तो इस फील्ड में भी अब महिलाओं ने अपनी रुचि दिखानी शुरू करी है। तो ये सशक्तिकरण ही है जो दिख रहा है धीरे धीरे समाज में। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप राजनीति में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि बहुत से लोग इसको करप्ट समझ के पीछे हट जाते हैं, सिर्फ अच्छी जॉब के पीछे। हमारे देश में भी बहुत यहाँ पे है स्कोप, बस उसको सिस्टम को ठीक करना। पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे तो सिस्टम अपने आप ठीक होगा, क्योंकि जो पहले जो जनरेशन चली आ रही है वो एक पैतृक बना दी है, तो उस चीज़ को हमें तोड़ना होगा। पढ़े लिखे युवाओं को भी इसमें जुड़ने के लिए मैं तो कहूँगी ज़रूर जुड़ें, एक स्कोप देके अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। मैम, हमारा जो पोर्टल है राजनीति.com भी रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और हमारे फाउंडर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप नए लोगों को चांस दे रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, राजनीति में और लोगों को भी इससे रुचि होगी। तो मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मोहित क्वात्रा जी को और मनोज अग्रवाल जी को कि इस प्लेटफॉर्म में आने की बहुत, और हम जैसे नए लोगों को राजनीति में मतलब लोगों से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति.com में आज के लिए इतना ही। हमारी जो मेहमान जिन्होंने अपनी तमाम जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए ज्योति जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ आपके सामने फिर एक बार हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।